यहाँ पर पढ़ना है कि प्रिस्क्रिप्शन आखिर होता क्या है, क्या मतलब है इस RX सिंबल का, और कैसे ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है और कौन इसको लिखता है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट हमारा सबसे पहले आता है कि कौन कौन से कंटेंट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला आएगा आपका डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे आप प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करोगे, और क्या क्या एरर्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में जो आप किसी भी डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट आता है आपका डेफिनेशन। सो प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन में आता है कि प्रिस्क्रिप्शन वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन टर्म जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्टस, और जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ प्रे और स्क्राइब। सो प्रे का मीन्स होता है, ये प्रिफिक्स होती है, यानी कि ये किसी भी वर्ड से पहले आ रहा है, सो इसका मीनिंग होता है बिफोर। और स्क्राइब, स्क्रिबे या स्क्राइब का मीनिंग होता है टू राइट, यानी कि कोई भी आप दवाई लिखने से पहले, जो एक तरह से बोलते हैं ना कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, तो उस तरह से वो वहाँ से वर्ड आया है, दैट इज़ द प्रे स्क्राइबे, यानी कि बिफोर टू राइट। सो प्रिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर written by a physician, dentist or any other medicinal practitioner to the pharmacist to compound and dispense a specific medication for individual patient। यानी कि ये एक तरह का ऑर्डर होता है, जैसे कोई भी वकील ऑर्डर देता है कि मैंने ये अपना पर्टिकुलर लिख दिया है, ये मेरा ऑर्डर है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के द्वारा, किसी डेंटिस्ट के द्वारा या फिजिशियन के द्वारा, यानी डॉक्टर के द्वारा जब कोई भी एक ऑर्डर दिया जाता है रिटन फॉर्म में, किसको, एक पर्टिकुलर फार्मासिस्ट को, ताकि वो उस पर्टिकुलर लिखी हुई दवाई को बना सके या उसको एक पेशेंट को दे सके, उसको कंपाउंड कर सके, इंडिविजुअल पेशेंट को डिस्पेंस कर सके, उस पूरी फॉर्म, रिटन फॉर्म को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। सो प्रिस्क्रिप्शन इज अकम्पनीड बाय डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट एंड फॉर पेशेंट्स। सो ये एक तरह का आपका जो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं उसमें बेसिकली आता है आपका कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, इट इज़ अकम्पनीड बाय डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट एंड फॉर पेशेंट, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम एक तरह से फार्मासिस्ट को बता सकें कि हम कौन सी दवाई देना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि हम पेशेंट को बता सकें कि कौन सी हम दवाई देना चाह रहे हैं और वो किस मर्ज़ के लिए है और आपको कितनी लेनी है। So this is the basically definition of prescription as well as prescription का क्या मतलब है और क्यों हम उसको देते हैं। So next we will be talking about third कि types of prescriptions कौन कौन से होते हैं। See there are basically two types of prescriptions जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। पहला होता है pre-compounding prescription and second is the extemporaneous prescription। सो प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस विच आर फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग्स। जैसे आप देखते हो कोई भी दवाई आप उसमें देख रहे हो पॉकेट्स में या पैकेट्स में आती है और एक बॉक्सेस में आती है, तो उसमें एक लीफलेट टाइप होता है, तो वो लीफलेट क्या बताती है कि उस दवाई के अंदर क्या क्या है, प्लस वो किस मर्ज के लिए यूज़ हो रही है, या इफ़ इन केस अगर मर्ज भी नहीं बता रही है, सॉल्ट बता रही है वो। दूसरी चीज़ उसके डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसको कितने ग्राम आप उसको लोगे। सो दैट इज़ द बेसिकली प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, जो कि ऑलरेडी जो दवाई बन चुकी है, जो मार्केट में आ चुकी है, उस दवाई के लिए जब हम कोई भी एक प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं उसकी पैक्ड बॉटल के अंदर या उसकी लीफलेट के फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्टली जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ पर होते हैं, दैट इज़ जैसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस, हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं। सो दैट इज़ द फार्मासिस्ट प्रिपेयर द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड डोसेजेस डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी कि ऐसी पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन जो उसको दी जाती है एज अ ऑर्डर्ड फॉर्म में, ताकि वो उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने जो बताया है, यानी कि जिस फिजिशियन ने भी उसको डायरेक्ट किया है कि आप उस तरह की मेडिकेशन बनाओ, उस तरह की डोज या ड्रग को प्रिपेयर करो जो पर्टिकुलरली उस पेशेंट के मतलब की है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस, यानी कि ऑन द स्पॉट जो हम प्रिस्क्रिप्शंस बनाते हैं जब हम किसी भी पेशेंट को दवाई दे रहे हो। सपोज आप देखते हो कि आज के ज़माने में नाउ अ डेज़ इन प्रैक्टिस
ये वाला जो आज के ज़माने में जो है ये वाला फॉर्मेशन नहीं होती है, ये वाला प्रिस्क्रिप्शन नहीं करा जाता है। बट इन प्रीवियस जब हम देखते थे तो उसमें क्या होता था कि ये वाले ही प्रिस्क्रिप्शंस होते थे, यानी कि आप डॉक्टर के पास गए और वो एक पर्टिकुलर मोटर पिस्टल में फार्मासिस्ट उस दवाई को कूट कर आपको बना कर देता था जैसे कि उसे डॉक्टर ने बताया होता था, तो उसको हम बोलते थे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। इसमें बेसिकली क्या क्या आता है कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आप पढ़ने वाले हो डेट, यानी कि किस दिन वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया। सुपरस्क्रिप्शन, नेम, पेशेंट का नेम, एज, उसका सेक्स मतलब वो फीमेल है, मेल है और अदर है, एड्रेस उसका लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर और प्रिस्क्राइबर। सो प्रिस्क्राइबर के लिए हम लोग 3 इसमें लिखा जाता है प्रिस्क्राइबर, यानी कि जो उसको लिख रहा है उसके सिग्नेचर, उसका एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर। सो ये कुछ पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के जिसको अभी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं कि मेनली क्या क्या होता है इसमें। हेडिंग आती है, बॉडी और क्लोजिंग। जैसे हम लोग ऐसे लिखा करते थे उसमें भी सेम था कि एक पर्टिकुलर हेडिंग होती थी, एक बॉडी होती थी मेन पार्ट, और उसके बाद क्लोजिंग होती थी। ऐसे ही यहाँ पर हेडिंग होगी, उसके अंदर डेट होगा, आपका पर्सनल डाटा होगा पेशेंट का, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, ये सब कुछ। फिर बॉडी में आ गया आपका सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्लोजिंग वाले में जो भी फिजिशियन है उसके सिग्नेचर प्लस पेशेंट के सिग्नेचर। ये मेनली पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, जिसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेडिंग, बॉडी और क्लोजिंग। लेट्स कंटिन्यू। मेनली क्या है कि अब हम आते हैं अपनी हेडिंग पे, जिसमें आती है डेट। डेट में हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। जो डेट होती है वो प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पर लिखी होती है, रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन बाय प्रिस्क्राइबर। जो भी डॉक्टर होते हैं या फिजिशियन होते हैं या कोई डेंटिस्ट या मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं, वही इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखते हैं। जिसमें आपका ये हेडिंग में नेम आ जाएगा, ओके, एज वगैरह, एड्रेस और डेट। सी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। टू नो व्हेन द मेडिसिन्स वर लास्ट डिस्पेंस। सी इसका मेन पार्ट आप लोग डेट जो बोलते हैं कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किस दिन वो दवाई ली थी या किस दिन आप डॉक्टर के पास गए थे। इसका मतलब है कि अगर आप उसके पास दोबारा जा रहे हो तो उसके पास एक आइडिया रहता है कि ये 7 दिन पहले या 15 दिन पहले इसने ये दवाई खाई थी, उसको ये चीज़ ठीक हुई, ये चीज़ ख़राब हुई। उसके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि लास्ट टाइम मैंने उसको कब डिस्पेंस किया था और अब मैं उसको कब डिस्पेंस कर रहा हूँ, या फिर मैंने उसे किस डेट में कोई दवाई डिस्पेंस की। ये स्टॉक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उसके डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ द ड्रग बाय द पेशेंट, ताकि उस पर्टिकुलर, सपोज़ अगर उसको 15 दिन के लिए खानी थी या 4 दिन के लिए खानी थी, तो वो 5वें दिन उस चीज़ को ना खाए, वो उसको कैलकुलेट कर सकता है, उसका मिसयूज़ ना कर पाए वो, तो उस केस में ये प्रिस्क्रिप्शन पर डेट लिखी जाती है। Nextly, the prescription which prescribe narcotic or other habit-forming drugs must bear the date so as to avoid the misuse of prescription. If it is presented by the patient a number of times for dispensing. यानी कि कुल मिलाकर एक प्रिस्क्रिप्शन पर डेट इसलिए भी लिखी जाती है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को कोई नार्कोटिक या हैबिचुअल ड्रग हम लोग दे रहे हैं, सपोज़ अगर उसको 4 दिन की दवाई हम लोगों ने प्रिस्क्राइब की है, तो अगर वो 5वें दिन या 6ठे दिन उसको आकर मांगता है तो उसको प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी, क्योंकि उस पर मैंशन है कि इट इज़ फॉर द 4 डेज़। नेक्स्टली अगर आप उस दवाई को दोबारा से लेना चाहते हो, तो आप दोबारा से अपने फिजिशियन से, आप अपने मेडिसिनल प्रैक्टिशनर से दोबारा से उसको लिखवा कर लाओ। इस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन पे आप उसको सिग्नेचर और डेट के साथ उसको लिखवा कर लाओ, तो ही आपको वो नार्कोटिक या हैबिचुअल ड्रग दी जा सकती है। तो हम ये भी एक तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं कि जो पेशेंट है उसका बार बार यूज़ ना करें, ठीक है, उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे ना दवाई को ले ले। लेट्स कंटिन्यू। नाउ सेकंड पार्ट, जिसमें आपका एज आ जाती है, नेम आ जाता है, सेक्स आ जाता है और एड्रेस आ जाता है किसी भी पेशेंट का। उसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर मेनली जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नेम नहीं पता होगा पेशेंट का, एक डॉक्टर के पास कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते हैं, वो कौन कौन सी दवाई लेकर जाते हैं, वो तो बेवकूफ़ बन जाएगा अच्छा खासा भाई, है ना, एक दिन के अंदर। उस केस में भी जस्ट फॉर आप लोगों का मूड ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा एक बोल रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं। नेम हम लोग मेनली यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं,
ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन जो भी वो पेशेंट है वो यहाँ से कौन सी दवाई लेकर गया है उसका एक स्टॉक भी मेंटेन रहे और हमें पता रहे कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है पर्सन, इसको ये डिसीज़ था और मैंने ये दवाई उसको प्रिस्क्राइब की थी. सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन. उस केस चिल्ड्रंस के केस में क्या है कि एज तो आपको चलो जो नाम है उससे तो आप डिस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन एज से और जेंडर से आप मेनली यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो बच्चा या वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कितनी एज का है, उसको किस टाइप की हमें दवाई देनी है. बिकॉज चिल्ड्रंस के लिए अलग टाइप की दवाई होती हैं और जो आपके यंगर वंस होते हैं उनके लिए दवाई अलग होती है, ओल्डर वंस है उनके लिए अलग दवाई होती है. सो हम यहाँ पर मेनली फार्मासिस्ट के लिए भी ये चीज़ आसान कर रहे हैं और जो प्रिस्क्राइबर है उसके लिए भी हम आसान कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलरली उस पेशेंट की हेल्प कर सके डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए बाय आइडेंटिफाइंग द डोज ऑफ अ मेडिकेशन. मेनली जो हमें डोज देनी है वो हम इस चीज़ को ध्यान में रख के देते हैं कि वो जो पर्सन है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है. सो दैट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर इट. So in case if any of this information is missing in the prescription, the same may be included by the pharmacist after proper inquiry from the patient. यानी कि अगर इफ़ इन केस में किसी भी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखा है उसमें अगर एक भी चीज़ छूट जाती है, जैसे कि नेम, एज, सेक्स और एड्रेस अगर छूट जाता है, तो उस केस में जो फार्मासिस्ट है वो भी उसको फिलअप कर सकता है प्रॉपर इंक्वायरी के बाद, यानी पेशेंट से पूछने के बाद, प्रॉपर इंक्वायरी के बाद. सो लेट्स कंटिन्यू. सो सब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपरस्क्रिप्शन. सी बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द RX सिंबल विच यू राइट ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन. सो यहाँ पर RX सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. सी एक लेटिन वर्ड है, ये लेटिन वर्ड रेसिपी मीनिंग टेक दो और यू टेक, यानी कि एक पर्टिकुलर लेटिन वर्ड से आया है RX सिंबल. एब्रीविएशन है ये, जिसका मतलब होता है लेट दो और यू कैन और यू टेक. ठीक है. इन ओल्डर डेज द सिंबल वॉज कंसिडर टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर, गॉड ऑफ हीलिंग. यानी कि जो गॉड जो हील करने वाले देवता होते थे, जो भगवान होते थे जुपिटर, उनके नाम पर ये पर्टिकुलर सिंबल ओरिजिनेट हुआ था. एक बोलते हैं ना कि भगवान के नाम पर. इफ़ इन द केस मतलब कि अगर हमसे कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखने में गलती हो जाती है, कोई ड्रग किसी को अफेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाती या गलत इन्फेक्ट कर देती है, तो एक भगवान भरोसे. So it is a kind of a symbol written as in the name of a Jupiter. So the symbol was employed by the ancient in requesting God for the quick recovery of the patient. यानी कि हम भगवान भरोसे भी और एक तरह से कि आपके हवाले, मतलब भगवान के हवाले हम ये सब कुछ लिख रहे हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, उसको हम ये चीज़ दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. सो आपके भरोसे हम इसको लिख रहे हैं. तो एक तरह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड को कि आप जो भी हमारा पेशेंट है उसको जल्दी से रिकवर कर दो, उसका डिसीज़ जो है वो ठीक हो जाए. ओके, सो कंटिन्यू. नाउ द इंस्क्रिप्शन क्या होता है. सो इंस्क्रिप्शन एक तरह की लाइन होती है इमिडिएटली बिलो द सुपरस्क्रिप्शन, यानी कि RX सिंबल के बाद जो आपको लाइन दिखाई देगी, दैट इज़ द इंस्क्रिप्शन. सो इमिडिएटली बिलो द सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है कंटेन्स द नेम, एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन एंड यूनिट डोज ऑफ द ड्रग टू बी डिस्पेंस्ड. यानी कि कितनी दवाई आपको देनी है, दवाई का क्या नाम है, क्या फॉर्मुलेशन. जैसे कि अगर मैं कह दूँ पैरासीटामॉल 500 mg या 300 mg, तो 5 जो पैरासीटामॉल है वो हो गई आपकी एग्जैक्ट पर्टिकुलर आपकी ड्रग. ठीक है. डोज, और उसके हम डोज जो बता रहे हैं वो है आपकी 500 mg या 300 mg. ठीक है. और फॉर्मुलेशन अगर मैंने लिख दिया पैरासीटामॉल सस्पेंशन 500 ml, या मैंने लिख दिया सस्पेंशन 500 ग्राम और समथिंग. सो उसमें हमारा जो 500 ग्राम हो गया वो डोज हो गई. पैरासीटामॉल सस्पेंशन जो है वो आपकी फॉर्मुलेशन हो गई. ठीक है. सो दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन. यानी सुपरस्क्रिप्शन में आप RX सिंबल लिख रहे हो, उससे पहले आपने नेम वगैरह लिखा था, उससे पहले आपने हेडिंग में डेट लिखा था. सो ये एक फॉर्मेट चल रहा है, इसमें कुछ भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. सुपरस्क्रिप्शन के बाद ही इंस्क्रिप्शन आएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है. सुपरस्क्रिप्शन के बाद ही इंस्क्रिप्शन आएगा और फिर सब्सक्रिप्शन आएगा. ऐसा ही ऐसी आप याद रख सकते हो. सो यानी कि अब इसमें आगे लिखा हुआ है नाउ अ डेज द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब विच आर
ऑलरेडी इन अ सुटेबल फॉर्मुलेशन, यानी कि जो भी फॉर्मुलेशंस आजकल दी जाती हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सस्पेंशन बना रहे हो या उसको आप मोटर पिस्टल में कूट रहे हो। अब ऐसा नहीं होता है। तो पहले क्या होता था कि आप उसको अगर सस्पेंशन बनाना है तो वो टैबलेट उसमें पूरा लिख कर देते थे कि इतनी टैबलेट प्लस इतना ml ऑफ वाटर एंड समथिंग एंड ट्राइचुरेटेड समथिंग। सो अब ऐसा नहीं होता है। अब डायरेक्टली आप वहाँ पर फॉर्मुलेशन लिख देते हो, दिस टैबलेट 1 to 2 times a day और समथिंग। So pharmacist is required to dispense the ready-made form of drugs. So compounding of prescription is also ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, यानी कि अब क्या है कि जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो रेडीमेड जो आपकी ड्रग्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं वो फॉर्म्स ऑफ ड्रग उनको दे देते हैं। और जो कंपाउंडिंग पार्ट होता था, कंपाउंडिंग मतलब जो वो बनाकर देते थे दवाइयाँ, अब वो नहीं होती है। इट्स ऑल एलिमिनेटेड। लेट्स कंटिन्यू। सो सब्सक्रिप्शन, नाउ द मेन पार्ट विच इज़ द सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर आपका क्या आता है, लेट अस टॉक अबाउट। सो दिस पार्ट कंटेन्स द प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, यानी कि जो हम लिखा हुआ आता है ना वहाँ पे 0 0 0 0 ये वाला जो पोर्शन आती है ये आती है आपकी सब्सक्रिप्शन में, यानी कि 3 times a day 2 times a day। तो ये सब जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं दैट कम्स अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर जो आपका प्रिस्क्राइबर है, जो आपका मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है, वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शंस दे रहा है। या फिर ये समझ लीजिए कि हाँ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फॉर्मुलेशन, ठीक है। वो जो 0 वाला पार्ट है वो अभी आगे आएगा। सो ये वाला जो पार्ट है इसमें बेसिकली होता है कि आपका, जैसे अगर सपोज मैं डॉक्टर हूँ और मुझे फार्मासिस्ट को बताना है कि आपको सस्पेंशन बनाना है, तो मैं क्या बताऊँगी कि पैरासीटामॉल टैबलेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस आप उसके अंदर वाटर लिख दो कि 10 ml, प्लस मैंने उसके बाद उसको ट्राइचुरेट लिख दिया। सो ये जो मैं जो भी चीज़ें लिख रही हूँ दैट इज़ द मेनली सब्सक्रिप्शन, यानी कि मैं फार्मासिस्ट को बता रही हूँ कि तुझे इन सबको मिलाकर एक दवाई बनानी है, एक फॉर्मुलेशन बनानी है। सो वो इसके अंदर आएगी। ओके। इसमें टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, जिसके अंदर टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा होता है। नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, यानी कि सपोज़ अगर मुझे ये कहना है कि मुझे 20 ml उसको बनाकर देनी है, ठीक है, या फिर मुझे उसे 4 दिन के लिए देनी है, 6 दिन के लिए देनी है, तो उसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ़ डोज जो है फार्मासिस्ट वो कैलकुलेट कर लेगा। सिग्नेचरा जो मेनली मैंने बताया था कि पेशेंट के सिग्नेचर या सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर जो प्रिस्क्राइबर है उसके सिग्नेचर होंगे, वो इस पार्ट में आते हैं। सो जो सिग्नेचर होता है उसके अंदर सिग्नेचर होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे सिग्नेचर होते हैं रिटन एज साइन, SIG, साइन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन on the prescription. It consists of the direction to be given to the patient regarding the administration of the drug, यानी कि जो जैसे सपोज अगर मैंने अभी बताया कि मैंने पैरासीटामॉल प्लस 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 करके बहुत सारी चीज़ें बता दी उसको फार्मासिस्ट को, तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं लिख रही हूँ। सो मैं अपना वहाँ पर सिग्नेचर कर दूँगी कि ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको बनाओ फॉर्मुलेशन को और आप इसको डिस्पेंस करो पेशेंट को, तो उसमें एक सिग्नेचर होता है। Usually the quantity of medication or number or dosage you need to be given, how many times in a day or at what time it should be taken. So सिग्नेचरा के अंदर सब्सक्रिप्शन के साथ ही सिग्नेचरा जुड़ा हुआ है। सो आपने जैसे मैंने बताया था सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और फिर उसके बाद आप सिग्नेचरा, तो SISS ये जो हम लोग ऐसे याद कर लेते थे पहले अपने कॉलेज टाइमिंग में, सो आप याद कर सकते हो उसको। सो उसमें जो सिग्नेचरा पार्ट है, एक तो उसमें सिग्नेचर हो गए उस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइबर के कि मैंने ये दवाई ऐसे इस फॉर्मुलेशन में बनानी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद कि कितनी क्वांटिटी में बनानी है मेडिकेशन, कितना नंबर ऑफ़ डोसेज देनी है यूनिट उसका, और कितने टाइम्स में देनी है, यानी कि कितने टाइम्स लेनी है एक पर्टिकुलर डे के अंदर। सपोज़ मुझे 2 टाइम लेनी है तो मैं ऐसे मेंशन कर सकती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी मेंशन कर देते हैं, कुछ लोग इस तरह से मेंशन कर देते हैं। सो पेशेंट्स को कैसे बताना है बाय द हेल्प ऑफ सिम्बल्स और सिग्नेचर्स एंड समथिंग, सो वो सब कुछ आएगा सिग्नेचर में। इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन ऑन द लेबल ऑफ द कंटेनर। सो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे जैसे कि आपको ये पर्टिकुलर वो ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, सो ये चीज़ जो भी मैंशनड होगी वो आपकी लेबल पे मैंशनड होगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन को पुराने ज़माने में क्या बोलते थे, पर्चा, यानी कि जो पर्चा है, जो ये प्रिस्क्रिप्शन है, वो कितने टाइम में आपको फिर से रिन्यू करवाना है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि 15 दिन के अंदर आपका जो ये वाला प्रिस्क्रिप्शन है वो बेकार हो जाएगा, अब आपको नया पर्चा बनवाना पड़ेगा 15 दिन बाद। तो वो जो 15 दिन का टाइम है वो आपका
अभी चल रहा है। सो 15 दिन के बाद 16वें दिन 16th डे आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, यानी कि या तो उस पर्चे को आपको उसी पे आपको नई पर्टिकुलर उसका सिग्नेचर्स और उसमें नई दवाइयाँ लिखवानी पड़ेंगी या आपको नया पर्चा बनवाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। सो द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट्स ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड इफ़ सो हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि बेसिकली जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है अगर वो 4 दिन का या 5 दिन का है तो उसके बाद वो 5वें दिन जाकर रिन्यू होगा, या उसको रिन्यू आप करवा सकते हो या रिन्यू नहीं करवा सकते, तो वो चीज़ जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी उस प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड वो सब कुछ आ जाएंगे आपकी रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। So it is very important, particularly in the prescription containing the narcotic and habit forming drugs to prevent its misuse। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी ऐसी ड्रग्स हैं जो नार्कोटिक है या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं तो उस केस में ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो मेंशन करे रखते हैं कि 4 दिन तक ये प्रिस्क्रिप्शन चलेगा, 5वें दिन उसको दोबारा से ये वाला रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उसको 5वें दिन नया पर्चा बनवाना पड़ेगा या अपनी दवाई दोबारा से लिखवानी पड़ेगी, तभी जाकर वो स्टोर से अपनी दवाई ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक हैबिट फॉर्मिंग दवाई है, तो अगर वो खुद से ही उस पर्चे को बार बार दिखाकर अगर वो दवाई लेता रहा तो उसको एक हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी, मे बी इट कैन कॉज अ मेजर डिसऑर्डर। नाउ द लास्ट वन जो है वो है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, क्योंकि उसमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर डॉक्टर से आपने लिखवाया था, वो पर्टिकुलर डॉक्टर कैसा है। भाई देखो, उसके नाम से और उसके लाइसेंस नंबर से पता चलेगा कि कैसा डॉक्टर है। सपोज़ अगर तुमने किसी से भी एक प्लेन पेपर पे लिखवा कर आ गए तो उसमें कैसे पता चलेगा कि किसने कैसी दवाई दी थी और कैसे उसके गड़बड़, अगर वो गड़बड़ निकली तो आप कैसे पता करोगे उसको, राइट? तो उस केस में उस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइबर के भी सिग्नेचर होने चाहिए, उसका एड्रेस यानी क्लिनिक का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास होना चाहिए, राइट? सो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिशियन इज एसेंशियल सो दैट द डॉक्टर कुड बी कॉन्टैक्टेड इन एमरजेंसी। एक तो पहली चीज़ हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, राइट? सो हाँ, पॉजिटिव में एक मेन चीज़ ये है कि अगर इमरजेंसी के केस में हमें उस डॉक्टर की मदद पड़ी तो उस केस में हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर पता होना चाहिए, so which is very essential for the patient. Now second one, prescription must be signed with prescriber's own hand। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंटेड हो या स्कैन की हुई पर्टिकुलर कोई भी सिग्नेचर हो, वो पेन से पूरा उसने अपने हाथ से लिखा हो सिग्नेचर, ठीक है? वो कोई भी चीज़ स्कैंड नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटर्न इन केस ऑफ नारकोटिक और एनी अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इस मिसयूज़, यानी कि जो भी आपका क्लिनिक का एड्रेस है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस केस में लिखा होना चाहिए जब आप कोई भी नारकोटिक ड्रग दे रहे हो या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग दे रहे हो, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। लेट्स कंटिन्यू। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है कि किस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन होता है, और आप इसमें सारी चीज़ देख सकते हो कि इट इज़ द प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, यानी कि ये पर्टिकुलरली ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है जिसमें उसके क्लिनिक का नाम और स्ट्रीट वगैरह इसका सब कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस। नाउ पेशेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हेडिंग आपकी तो नेम, एड्रेस, एज, डेट सब कुछ यहाँ पर मैंशनड है। फिर सुपरस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पर इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचरा, और उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यानी रिफिल जिसको हम बोलते हैं, रिफिल इंस्ट्रक्शंस जो मैंने कहा था, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, वो यहाँ पर ये मेंशन किए हुए हैं। ये हो गया आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पर उसके साइन हो जाएंगे। दिस इज़ अबाउट अ मेन वन, दैट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, और ये एक पूरा इसका एक एग्जाम्पल है जिसको आप आराम से अच्छे से देख सकते हो। ये बनाने के लिए पेपर में बहुत जल्दी आ जाता है, क्वेश्चन ज़रूर आता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। लेट्स कंटिन्यू। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो हैंड रिटन और प्रिंटेड होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लेफ्ट हैंड पे है वो प्रिंटेड है, लेकिन उस पर साइन फिर भी हाथ से ही किए होंगे प्रिस्क्राइबर ने। नेक्स्टली जो आपका हैंड रिटन है उसमें इस टाइप का लिखा हुआ है। आप दोनों में देख सकते हो, दोनों में फ़र्क है, प्रिंटेड में भी और हैंड रिटन में भी, करेक्ट? लेट्स कंटिन्यू। ए प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कैप्ट सिंपल होना चाहिए, एब्रीविएशंस फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो एब्रीविएशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।
ट्रेलिंग ज़ीरो शुड बी अवॉइडेड, लीडिंग ज़ीरो शुड बी एडेड, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड क्लियर एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, सिंपल होना चाहिए ताकि ये हर कोई इसको समझ सके। सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कैसे आप उसको हैंडलिंग करोगे उसकी प्रिस्क्रिप्शन की, सिंपल सा है कि आप जब रिसीव कर रहे हो उसको तो आप उसको थोरली रीड करो, उसको चेक करो कि प्रिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ जो हैंडलिंग है ये मेनली यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है उसके लिए है। रिसीव करेंगे आप प्रिस्क्रिप्शन को, उसको रीड करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि आपका जो फार्मासिस्ट है उसको भी सब पता है, राइट। तो एक तरह से वो भी हर चीज़ चेक कर सकते हैं, भले ही ना लिख सकते हो, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में अब फार्मासिस्ट भी लिखने लगे हैं प्रिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली अगर कोई भी गलती होती है तो वो अपने प्रैक्टिशनर को बता सकते हैं। सो रीडिंग आप उसको थोड़ा करोगे, चेक करोगे, फिर मटेरियल कलेक्ट करोगे, यानी कि जो भी आपको फॉर्मुलेशन बनानी है उसको वे करोगे। उसके बाद कंपाउंडिंग यानी आप फॉर्मुलेशन बनाओगे और फिर उसको डिस्पेंस करोगे, दैट इज़ द फिनिशिंग मोमेंट। सिंपल सा है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो लेट्स कंटिन्यू। वाओ व्हाट एन इफेक्ट। ओके, सो रिसीविंग, कैसे आप रिसीव कर रहे हो, उससे सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको ये जस्ट रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत हिंदी में आराम से समझा दिया आपको कि प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। वो उसको रिसीव करेगा, उसको रीड करेगा, उसको चेक करेगा, और रिसीव करने के टाइम पे जो फार्मासिस्ट है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज ना करे, क्योंकि इससे ना आपके जो पेशेंट है उस पर एक गलत इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। वो सरप्राइज हो जाएगा या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन। हो सकता है कि उसको अजीब लगे कि यार इसने ऐसा क्यों एक्सप्रेशन दिया, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं डॉक्टर ने गलत दवाई तो नहीं लिख दी, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यू शुड बी फैमिलियर विद द पेशेंट सो दैट ही मे ट्रस्ट यू, राइट। ओके, सो रीडिंग एंड चेकिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मेनली सारी चीज़ देखना है कि कैसी डोसेज फॉर्म है, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको प्रिपेयर करने के लिए, और कितना पर्टिकुलरली टाइम चाहिए उस पेशेंट को उसे खाने के लिए, मतलब कितना ड्यूरेशन के लिए उसको बनानी है। केयरफुल एग्जामिनेशन होना चाहिए पर्टिकुलरली किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए। कोई डाउट हो, मतलब कि कैसे दवाई देनी है, या कोई भी राइटिंग में एरर हो, patient should not come to know about it and should consult the other pharmacist or prescriber। अगर पेशेंट को कोई डाउट है और फार्मासिस्ट की नज़र में वो नहीं आ पाया, या फार्मासिस्ट को कोई डाउट है और वो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के थ्रू नहीं आ पाया, तो उस चीज़ में भी आप उसको करेक्ट करवा सकते हो। सो नेक्स्टली कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, कैसे आप कलेक्ट करोगे, सबसे पहले आप मटेरियल लोगे, उसको कलेक्ट करोगे मतलब लेफ़्ट साइड पे, उसके बाद आप उसको राइट साइड पे वे करोगे। सी अगर आप सारा काम एक साथ कर रहे होंगे ना तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पे बताया होता है कि ये लेफ़्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। यहाँ पे आपने सारे मटेरियल्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक तरह से रख लिया, फिर यहाँ से एक एक उठा के आप यहाँ पर वेइंग बैलेंस पे उसको वे करते जा रहे हो और रखते जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ बैलेंस आप करते जा रहे हो, बैलेंस होने के बाद आप उसकी फॉर्मुलेशन बना सकते हो। तो कुल मिला के कलेक्टिंग और वेइंग जो है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है और साइड बाय साइड चलती रहती है। ओके, सो कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग कैसे करोगे। सो कंपाउंडिंग में ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन, एक्यूरेसी मतलब एक टाइम पे आप एक ही प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करोगे। ये नहीं कि आपने 3-4 लोगों का एक साथ बैठकर प्रिस्क्रिप्शन लो भाई मैं तो एक साथ दवाई सारी पैक कर दूंगा, नहीं। सो कंपाउंडिंग आप एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन की करोगे। एक्यूरेसी का, क्लीनलीनेस का और प्रॉपर टेक्निक का आप ध्यान रखोगे, यानी एक्यूरेट आपको बनानी है फॉर्मुलेशन, क्लीन बनानी है, कोई उसमें गंदगी ना आ जाए, और प्रॉपर टेक्निक के थ्रू बनानी है। पैकेजिंग, सुटेबल कंटेनर्स में आप पैक करोगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से आप पैक करोगे। ग्लास, प्लास्टिक या मेटल कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हो। लेबलिंग के लिए आपको कैसा साइज़ लेना है लेबल का, गुड क्वालिटी का पेपर या एडेसिव पर्टिकुलरली यूज़ करोगे। इन्फॉर्मेशन और स्पेशल डायरेक्शंस आप उसमें दे सकते हो, जैसे कि हम वार्निंग के लिए बोलते हैं ना, कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन और कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। सो ये कुछ वार्निंग्स हैं जो आप दे सकते हो उसमें। सो द 5 राइट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, दैट इज़ ड्रग, इज़ दिस द राइट ड्रग, डोज, इज़ दिस द राइट डोज, रूट, इज़ दिस द राइट रूट, टाइम, इज़ दिस राइट टाइम, और पेशेंट, इज़ दिस राइट पेशेंट। यानी कि कौन सी आप ड्रग दे रहे हो, क्या वो सही ड्रग है, क्या उसकी उस ड्रग की सही डोज है, क्या उस ड्रग को देने का तरीका सही है, क्या उसको देने का टाइम सही है, यानी कि सुबह शाम अगर नहीं देना मतलब लिखा हुआ है
उसने मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की सुबह शाम देनी है, भाई सुबह खाएगा तो उसको तो अल्सर हो जाएगा, उसको दोपहर खाना चाहिए, तो वो चीज़ आप करेक्ट कर सकते हो। पेशेंट, क्या यही वो पेशेंट है जिसके लिए मैं वो दवाई बना रहा हूँ? सो ये कुछ 5 राइट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखने हैं फॉर द फार्मासिस्ट। Nextly, so instructions for the patient and incompatibilities. सो इंस्ट्रक्शंस पेशेंट्स के लिए यही है कि जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो इनकम्प्लीट नहीं होना